हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था, जहाँ तक छोड़ा था, वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ हम सोल्व करेंगे। और हमारा चैप्टर यहाँ तक हमने कल देख लिया था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे 19वीं सदी का यूरोप समाज की संरचना। जो 19वीं सदी का यूरोप था, उस समय समाज कैसा था, उसकी संरचना देखेंगे। उस समय समाज में कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसे कैसे वो डिवाइड हो रखे थे, तो वो सब चीजें हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मध्य और पूर्वी यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। जो मध्य और पूर्वी यूरोप था वो निरंकुश राजतंत्रों के मध्य था। हेब्सबर्ग साम्राज्य विभिन्न भाषाओं और जातियों का पेचवर्क था, जैसे जर्मन, इतालवी और पोलिश। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि हेब्सबर्ग साम्राज्य में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, कौन कौन सी भाषाएं वहां से लिंक करती है। तो आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो यहीं से ही बनते हैं। तो आपको इन फैक्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना है और इनको याद भी करना है। तो उस समय दो वर्ग थे, एक तो था कुलीन वर्ग, एक था नया मध्य वर्ग, जिसका बाद में उत्पत्ति हुई थी। तो हम इसकी तुलना देखेंगे। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हो तो ऐसे कंपैरिजन में आपको आंसर देना है। आप जैसे तुलनात्मक रूप से लिखते हो तो एग्जामिनर को चेक करने में को भी आपकी आसानी होती है और वो आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं देखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आबादी कितनी थी और लोग कैसे रहते थे। तो आबादी थी कुलीन वर्ग में बहुत छोटा लेकिन सबसे ताकतवर समूह यह था। और नया मध्य वर्ग था, इसमें बढ़ती हुई आबादी औद्योगिकरण के कारण है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नया मध्य वर्ग में जो बढ़ती हुई आबादी थी उसका कारण क्या है, तो वो था औद्योगिकरण के कारण आबादी बढ़ रही थी। और संपत्ति देखता है कि कुलीन वर्ग में थी बड़ी ग्रामीण जागीरों और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। और नया मध्य वर्ग जो बना था न्यू मिडिल क्लास, इसमें थे उद्योगपति थे, व्यापारी थे, डॉक्टर थे और शिक्षक थे। और इसी के साथ हम देखते हैं उस टाइम की भाषा एवं संस्कृति कैसी थी कुलीन वर्ग की और नया मध्य वर्ग की। तो भाषा, संस्कृति, कूटनीति और उच्च वर्ग में फ्रेंच भाषा। अब ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपके रेडी हो जाता है। अब आप बोलते हो कि हमारे को समझ में नहीं आता कि एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि कूटनीति और उच्च वर्ग में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग कौन से वर्ग में होता था? कुलीन वर्ग में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। और न्यू मध्य वर्ग, न्यू मिडिल क्लास में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भाषा वो बोलते थे। और इसी के साथ विचारधारा कैसे थी? वर्ग में विचारधारा विशेषाधिकार और राजशाही के समर्थक थे। जो भी विशेषाधिकार थे, जो भी राजशाही शासन था उसके वो सपोर्टिव थे, उसके वो समर्थक थे। और न्यू मध्य वर्ग जो उदारवादी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे, क्योंकि न्यू मध्य वर्ग आया था वो एक उदारवादी सोच को लेकर आया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, उसको हम पढ़ते हैं। अब उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे? अब आपको पता लगेगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने कौन कौन से थे। ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ये आपकी बुक में सीक्वेंस वाइज है। इनको मैं आपको कंसाइज करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि चीजें कैसे आपको समझनी है, कैसे आपको एग्जाम में लिखने हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो हम देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म, तो इसका राजनीतिक क्षेत्र में क्या था कि निरंकुश शासक पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, सहमति से बनी सरकार थी, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार को यह सपोर्ट करते थे। क्योंकि इसका मतलब ये है कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें अलग अलग पॉइंट देना है कि पॉइंट नंबर 1 कि राजनीतिक क्षेत्र में इसको बताना है, फिर पॉइंट नंबर 2 आर्थिक क्षेत्र में इसको बताना है। आंसर करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आना तय हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में हमने देख लिया। अब आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि बाजारों की मुक्ति, पूंजी और वस्तुओं के आवागमन पर राज्य के नियंत्रण की समाप्ति की यह बात करता है कि उदारवादी राष्ट्रवाद में ये चीजें आवश्यक हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि प्रशा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ स्थापित किया जाएगा। जो प्रशा थी उसकी पहल पर एक सीमा शुल्क संघ स्थापित करने की इसमें बात की गई थी। सेकंड है कि टेरी बाधाओं को समाप्त किया गया था, क्योंकि फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की इसमें बात की गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
थर्ड है कि मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर केवल 2 कर दी गई थी। जो भी मुद्राएं हैं उनकी संख्या 30 से घटाकर केवल 2 कर दी गई है। जब आप ऐसे इन्फोग्राफिक के तौर पे लिखते हो चीज़ों को, उसे समझते हो चीज़ों को, तो आपके एग्जामिनर मार्क्स भी अच्छे देता है। ये एक अच्छी अप्रोच है। इसमें आपको कम लिखना पड़ेगा लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे और एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम हम देखते हैं कि रेलवे के विकास में आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना दिया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1815 के बाद नया रूढ़िवाद कैसे आया था, कि 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद का जन्म हुआ था वो क्या था और उसको हम जानते हैं। तो उस समय 1815 में वियना की संधि हुई थी। इसकी मेजबान कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जब वियना की संधि हुई थी तो उसका मेजबानी किसने की थी, वो कौन था? तो वो आपको ये लिखना है, ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिक उसके मेजबान करता थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 1815 के अंतर्गत अब इससे रिलेटेड वियना की संधि से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएगा कि वियना की संधि क्या है, इसके बारे में आप हमें समझाइए या विस्तार से समझाइए। तो आपको ऐसे समझाना है उसको कि इसका उद्देश्य क्या था, कि वियना की संधि का उद्देश्य क्या है। क्योंकि आपको क्या है, सोशल साइंस में आप जितना इन्फोग्राफिक से आंसर लिखते हो, अब इसको देखो कितने अच्छे तरीके से इसने समझा रखा है। तो हम इसको देखते हैं कि वियना की संधि का उद्देश्य क्या था। पहले आपको ऐसे उद्देश्य लिखना है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को खत्म करना था। जो भी नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उनको खत्म करना इसका एक उद्देश्य था। इसलिए वियना की संधि 1815 के अंतर्गत हुई थी और इसकी मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। सेकंड हम देखते हैं कि बुर्बो वंश की वापसी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। जो फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था उसकी वापसी, उसको सत्ता में वापस लाया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्षेत्रीय बंटवारा। प्रशा को नई महत्वपूर्ण सीमाएं मिली, रूस को पोलैंड का हिस्सा मिला। जो भी रूस था उसको पोलैंड का हिस्सा मिला और प्रशा को नई महत्वपूर्ण उसकी बाउंड्रीज वापस उसको मिली। फिर देखते हैं जर्मन महासंघ। नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 जर्मन राज्यों के महासंघ को यथावत रखा गया। जो नेपोलियन ने बनाया था ये वाला महासंघ, इसको यथावत ही रहने दिया गया है। और आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नेपोलियन द्वारा बनाए गए कितने राज्य थे जिसका महासंघ बनाया गया था, तो वो थे 39। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अब आने लग गए हैं उनमें यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं कि कितने महासंघ थे नेपोलियन द्वारा बनाए गए। वियना की संधि कब हुई थी उसकी डेट पूछ सकते हैं, उसकी मेजबानी किसने की थी उसका नाम पूछ सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। और सीमाओं की घेराबंदी। भविष्य में फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए थे। कि भविष्य में जो फ्रांस है उसके विस्तार को रोकने के लिए क्या किए गए थे, के लिए सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए थे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि वियना की संधि क्या थी, वियना की संधि क्या थी, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो। ऐसे आप इससे आप इन्फोग्राफिक के तौर पे ऐसे आंसर दोगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स ही गेन करने हैं। सोशल साइंस में आपको लिखना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यदि आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दोगे कि ऐसे पैराग्राफ लिखते जा रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे। यही बच्चे मात खाते हैं। यदि आप इन्फोग्राफिक के तौर पे आंसर लिखोगे अपना, फिर आपके मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है। इसमें आपको कंटेंट भी कम लिखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रांतिकारी और गुप्त संगठन। उस टाइम के जो क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कौन कौन थे, उसमें किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब आपने नाम सुना होगा जूसेपे मैस्सिनी। इसका नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। आप जब खुद पढ़ रहे होंगे तब आप इसके बारे में आपको पता भी लगा होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, यहाँ से इसका आपको पता करना है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जूसेपे मैस्सिनी कौन था, इसने क्या किया था। इसका नाम था जूसेपे मैस्सिनी था। जन्म हुआ था 1805 में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूसेपे मैस्सिनी का जन्म कब हुआ था, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। और कहाँ हुआ था वो पहले से भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो इसको भी आपको याद करना है। और इसकी भूमिका, इतालवी क्रांतिकारी था,
गुप्त संगठन का सदस्य था। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेते कि वो कौन से, अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन से गुप्त संगठन का सदस्य था। तो कार्बोनेरी गुप्त संगठन का सदस्य था। और उसने स्थापना किसकी की थी? मार्सेई में यंग इटली की थी और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की थी। अब आपको यहां से ध्यान रखना है कि जूसेppe मैस्सीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है कि यहां से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी, इसको याद आपको करना है। इसकी विचारधारा कहती, ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, इटली का एकीकरण ही मुक्ति का आधार है। इसका मानना था कि इटली का एकीकरण ही मुक्ति का आधार है। इसका मानना था कि यदि इटली का एकीकरण हो जाता तो वही मुक्ति प्राप्त करने का एक आधार है, ये इसका कहना था। इसको देखते हैं कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ड्यूक मेटरनिक का ये स्टेटमेंट था, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग कब से कब था? 1830 से 1848 के मध्य। इसको भी आपको याद रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं कि 1830 से 1848 में क्या हुई, चीजें कैसे बनी हैं, इसका आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि चीजें कैसे चल रही हैं। तो हम यहां से देखते हैं। जुलाई 1830 में फ्रांस में बुर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया था। लुई फिलिप के अधीन संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था। जो लुई फिलिप थे उसके अंतर्गत फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था और उस टाइम पे बुर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया था। जो बुर्बो वंश था उसके जो राजाएं थे, उसका जो किंग था उसको हटा दिया गया था और वहां पे स्थापना किस, लुई फिलिप ने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। इसके बाद हम देखते हैं अगस्त 1830 में ब्रुसेल्स में क्या चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, ये से चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये जगह भी आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांस में कौन सी घटनाएं हो रही थी, ब्रुसेल्स में कौन सी हो रही थी। तो बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से खुद को अलग कर लिया था। जो बेल्जियम था, अब आपसे क्वेश्चन ये से पूछ सकता है एमसीक्यू कि बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से खुद को कब अलग किया? अगस्त 1830 को। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। आप बोलते हो ना कि भैया एमसीक्यू क्वेश्चन समझ भी नहीं आते, कहाँ से पूछ लेते हैं, कुछ याद भी नहीं रहता, कितने याद करें। तो यहीं से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन याद करने हैं। यहीं से आपको जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहीं से आपको उसको करना है। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट, छोटी छोटी लाइनें, यही आपको इंटरलिंक के साथ पढ़नी है, इंटरलिंक करके वहां लिखनी है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के मध्य क्या था। अब इस चीज को आप इतने अच्छे तरीके से, इस वे से आप इसको लिखते हो तो एग्जामिनर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे नहीं देगा, मार्क्स वो आपको बहुत अच्छे देगा। उसको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1821 से 1832 में यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में हुई, ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब ये 2 फैक्ट्स आपको याद करने हैं, ये फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इसको आपको ध्यान में। जब एग्जाम में आप जाते हो तो ये ऐसे जो ये है, ये इसलिए दिए गए हैं कि आपको एग्जाम में इनको कोट करना है, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जो अलग तरीके से अप्रोच रखता है, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है। वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि मुझे एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करना है, कैसे मुझे मार्क्स लेने हैं। तो ऐसे आपको कोट्स बॉक्स बना के एक छोटा सा उसमें लिख देना है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसका था? ड्यूक मेटरनिक का ये स्टेटमेंट था। जब आप ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट करते हो। तो आपको ऐसे लिखना है अपनी नोटबुक में जब भी आप पेपर सोल्व करो। अभी आपका स्कूल में टेस्ट हो रहा हो तो तब आप 1-2 बार ऐसे कोट्स लिखोगे तो एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी को अच्छे से देखेगा, वो आपको बुलाएगा कि आपने ऐसा कहाँ से सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पे बने रहिए। हम देखते हैं कि रोमानीवाद और राष्ट्रीय भावना। अब हम देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है कि रोमानीवाद क्या था और राष्ट्रीय भावना क्या थी, राष्ट्रीय भावना से क्या तात्पर्य था। तो हम देखते हैं कि रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास
करना चाहता था। तर्क वितर्क की जगह भावनाओं पर जोर देना चाहता था। जो अपन आर्गुमेंट करते हैं उसकी जगह ये भावनाओं पे जोर देना चाहता था। इसमें हम देखते हैं कि रूमानीवाद, अब यहाँ से आपको पूछ ले, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि रूमानीवाद क्या था, रूमानीवाद क्या था, रूमानीवाद समझाइए। आप कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको यहाँ से समझाना है। अब ये कितने अच्छे से समझा रखा है इसने रोमानीवाद। अब यहाँ रोमानीवाद लिखा, ये पॉइंट दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया। अब आपकी को नोटबुक में आप जब आप ऐसे लिखोगे, चीज़ों के ऐसे करोगे ना, तो आपको मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपको ऐसे ही आंसर अपने लिखने हैं। वो पुराना टाइम गया कि आप थ्योरी जैसे आंसर लिखे जा रहे हो, भर दी कॉपी को फुल भर दी, ऐसा नहीं है। आप ऐसे लिखोगे जिसके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं सोशल साइंस में। देखते हैं लोक संस्कृति। जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड के अनुसार सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में निहित थी। जो भी वहाँ के आम लोग थे उसमें वो सच्ची जर्मन संस्कृति देख रहा था। ग्रीम बंधु ने जर्मन लोक कथाएं एकत्रित कर फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध किया। ये लोक संस्कृति का टॉपिक आ गया। अब रोमानीवाद में लोक संस्कृति का टॉपिक आपने यहाँ दे दिया। अब सेकंड टॉपिक आ गया आपका संगीत और कला। और संगीत और कला में आपको क्या लिखना है कि कुर्पिंस्की ने ओपेरा और पोलेनेस जैसे लोक नृत्यों का राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भाषा, लैंग्वेज। रूस के कब्जे के बाद पोलैंड में पोलिश भाषा का इस्तेमाल रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन गया था। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये कितना अच्छा तरीके से आपको मैंने समझाया है कि आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, आपका रोमानीवाद खत्म हो गया है। जो भी बच्चा ऐसे आंसर्स लिखेगा, ऐसे करने का प्रयास करेगा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। जो भी बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करेगा आप सोशल साइंस में, उसके मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको इस तरह से पढ़ना, इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1848 भूख और कठिनाइयों और जन विद्रोह। उस समय जो भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह थे वो कैसे कैसे चल रहे थे, इसको हम देखते हैं। जब भी आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो कोशिश ये कीजिए कि अपने दिमाग को खोलने का प्रयास कीजिए कि मुझे क्या चीज़ें समझ में आ रही है। रटने का प्रयास मत कीजिए। आप क्या है, अभी शुरू में क्या टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपने आके इसको पढ़ लिया कि इस विद्रोह को मैं रट लेता हूँ, लाइन टू लाइन आप रट लिए। लेकिन ये चीज़ें आपको 10 से 15 दिन आपको याद रहेगी, उसके बाद आप वापस भूल जाओगे। ये साइकिल आपको चलती रहेगी। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि चीज़ें कैसे हो रही है, इंटरलिंक। मैं आपको सारे टॉपिक इंटरलिंक के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक के बाद एक टॉपिक एनालिसिस के साथ पढ़ा रहा हूँ, इंटरलिंक के साथ पढ़ा रहा हूँ कि कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप जब कनेक्शन के साथ पढ़ोगे, थिंकिंग प्रोसेस के साथ सोचोगे चीज़ों को, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएगी। और सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें बस आपको चीज़ों पे सोचना है, गहराई से सोचना है, तो चीज़ें आपको इजी गोइंग में याद होने वाली है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि 1848 भूख, कठिनाई और जन विद्रोह क्या थे। तो हमारा फर्स्ट रीज़न है कारण। कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कि अब यहाँ रीज़न दे दिए। अब रीज़न देखते हैं कि जनसंख्या में भारी वृद्धि प्लस मशीनीकृत सस्ते ब्रिटिश माल से प्रतिस्पर्धा, फसल खराब होना और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं घटना। 1848 में पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड्स लगाए गए थे। ये घटना आपने यहाँ पे 2 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया। ऐसे ही आपको लिखना है। आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं कि हाँ भर दिया उसमें पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। फिर उसके परिणाम क्या हुए, लुई फिलिप को भागने पर मजबूर होना पड़ा, फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। जो भी फ्रांस था उसको गणतंत्र घोषित करना पड़ा और लुई फिलिप था उसको यहाँ से भागना पड़ा। तो यहाँ कितनी अच्छी चीज़ है 1848 से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा यहीं से आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, ये क्वेश्चन, ये आपका ये सारा आंसर हो गया, यही आपका आंसर। आप ये से लिखोगे ना चीज़ों को, तब जाके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं और आप पेपर भी बहुत जल्दी सोल्व कर लोगे। यहाँ रीज़न आ गया, यहाँ घटना आ गई, यहाँ परिणाम आपने बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो आप आगे पढ़ेंगे, आगे सारे चैप्टर हम एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। तो हम देखते हैं, ये देखते हैं कि सिलेसिया ने बुनकरों का विद्रोह 1845 में हुआ था। ये डेट आपको याद करनी है। यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, यहीं से उठा के वो पूछ लेते हैं। तो उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं हम। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो जैसे पृष्ठभूमि लिख दिया, अब आपके पास
अलग कलर का पेन हो तो आप यूज कर सकते हो। अंडरलाइन करना है, अच्छे से लिखना है आपको आंसर को। हम देखते हैं कि पृष्ठभूमि, ठेकेदारों ने कच्चे माल के दाम बढ़ा दिए और तैयार माल की कीमतें गिरा दी। जो भी कच्चा माल था उसके दाम बढ़ा दिए उन्होंने, और जो भी तैयार माल था उसकी कीमतें उन्होंने गिरा दी। बुनकरों की हालत खस्ता थी। विद्रोह। अब इतनी सी पृष्ठभूमि में आपने इतना सारा कंटेंट बता दिया कि ये क्या कहना चाहता है, इस विद्रोह का मतलब क्या है। अब विद्रोह, 4 जून को बुनकरों की भीड़ ठेकेदार की कोठी पर पहुंची और लूटपाट की। अब इसके परिणाम, ठेकेदार भाग गया, बाद में सेना लेकर लौटा और 11 बुनकरों को गोली मार दी। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ठेकेदार ने कितने बुनकरों को गोली मारी थी, तो वो थे 11 बुनकर। और वो कौन सा विद्रोह था? मलेशिया के बुनकरों का विद्रोह है। इससे आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ऐसे हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, ऐसे चीज़ों को हम समझते जाएंगे। आज के लिए ये हमारा, इसको हम यही एंड करते हैं। हमारी क्लास को कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। इससे क्या चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं कल।